और अब चलते चलते में करीब 3.25 साल मेरठ में रहे डीएम दीपक मीणा ने अपने कार्यकाल में मेरठ को नए आयाम पर पहुंचाया। न केवल निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को सफलता से संपूर्ण कराया, अपने कार्यकाल में डीएम दीपक मीणा ने कई अहम फैसले भी लिए और उन्हें अंजाम तक पहुंचाया। शांत छवि के डीएम दीपक मीणा ने कुशल मैनेजमेंट के साथ अपना कार्यकाल पूरा किया। ट्रांसफर से पहले मेरठ महोत्सव कराकर न केवल विक्टोरिया पार्क अग्निकांड का दाग धोया, बल्कि महोत्सव को सफल भी बनाया और मेरठ के लिए एक यादगार छाप छोड़ दी। हर दिल अजीज डीएम दीपक मीणा के ट्रांसफर की खबर से उनके चाहने वालों को चोट पहुंची। डीएम दीपक मीणा ने अपने अनुभव साझा करते हुए मेरठ में अपने आखिरी इंटरव्यू सिटी हलचल के इनपुट हेड के शर्मा से दिल खोलकर बात की और अपने अनुभवों को साझा किया। वहीं युवाओं को करियर के प्रति किस तरह तैयारियां करनी है, ये भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई पर दे। मुलाकातों का सिलसिला अनवरत जारी था। जब भी कोई मेरठ के विकास की बात होती, जब भी मेरठ के लिए कोई विशेष प्रोग्राम होता, जब भी मेरठ के लिए प्लानिंग होती, तो हम डीएम दीपक मीणा के साथ आपके सामने आते थे, ये बताने के लिए कि एक अधिकारी की विजनरी पावर कितनी होती है। जी हाँ, 3.25 साल का ये जो समय है, इसमें पूरा टाइम एक तरफ और मेरठ महोत्सव की तैयारियां एक तरफ, चुनाव के साथ राजनीतिक पार्टियों के जितने भी नुमाइंदे हैं उनको कानून के साथ लेकर आगे चलना, सबको सबकी पद के अनुसार सम्मान देना। अगर इन 3.25 सालों में संभव हो सका तो वो डीएम दीपक मीणा के सरल स्वभाव, विजनरी अप्रोच और अच्छी पढ़ाई का नतीजा था। आज इस विशेष इंटरव्यू में हम मेरठ की जनता की तरफ से सर आपको मिस करेंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी मिस करूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा कार्यकाल था यहाँ 3.25 साल का और लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। हर वर्ग के लोग, चाहे हमारे पुलिस हो, प्रशासन हो, हमारी जुडिशरी हो, हमारे मीडिया के सभी बंधु हों, हमारे पॉलिटिशियंस हो, जनप्रतिनिधि हो और पब्लिक और अलग अलग वर्गों के लोग, चाहे व्यापार मंडल से हों, चाहे उद्योग जगत से हों, सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया। और बहुत काम ऐसे थे जो इस टाइम पे रहे, चाहे आपके म्यूनसिपल इलेक्शंस हों, चाहे आपके लोकसभा इलेक्शंस हो, चाहे कांवड़ हो, चाहे महोत्सव की जो आपने बात की वो हो, इसके अलावा गवर्नमेंट की सभी स्कीम्स को लागू करना हो, तो ये सब बहुत ही एक तरीके से विदाउट एनी प्रॉब्लम हुए, ट्रांसपेरेंट मैनर में हुए और आज तक किसी ने कोई इनमें शिकायत नहीं की। तो ये अपने आप में यहाँ के लोगों का एक कैरेक्टर शो करता है और मुझे लगता है कि मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ के लोगों से मैं हमेशा एक जुड़ाव महसूस करूँगा। सर, मेरठ महोत्सव खत्म हुआ, उसके बाद एकदम आप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की तैयारी में लग गए। कोई भी टास्क आप पेंडिंग नहीं डालते थे, कहाँ से आती है इतनी एनर्जी सर? नहीं, देखिए, ऑलरेडी जिस पोस्ट से हम लोग हैं और जिसे कहा जाता है कि सिविल सर्वेंट है, तो हमारा काम भी यही है कि पब्लिक बेनिफिट में जो भी काम करने और स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, उनकी जो स्कीम्स हैं जो एक पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए बनाई गई हैं, उनको कितने अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें, क्वालिटी से डिलीवर कर सकें, तो यही एम है। और यही मुझे लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हैं। और क्योंकि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरी स्टेट में आए हैं, तब से ही मेरा एक तरीके से, हम लोग भी तब से जिलाधिकारी हैं, एक तरीके से को टर्मिनस ही रहा है उनके कार्यकाल से और हमें उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली। उन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेट किया है और जिस तरीके से सिस्टम और आज के टाइम पे गवर्नमेंट रन हो रही है, तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी काफ़ी एफिशिएंटली और इफेक्टिव मैनर में काम कर रही है। रेस्पॉन्सिबल हो गई है सर, हर बात के लिए वो एक सॉलिड प्रूफ के साथ आगे बढ़ती है। नहीं, बहुत ज़रूरी भी है और आने वाले टाइम में ब्यूरोक्रेसी को ये मेंटली प्रिपेयर भी रहना चाहिए कि जवाबदेही हर स्तर पे अब तय है। ट्रांसपेरेंसी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। डिलीवरी नहीं करेंगे तो हम लोग रूडिमेंट्री हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि विद इस टाइम हम लोग को अडॉप्ट करना है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स बहुत हो रहे हैं, आज की पब्लिक बहुत डिमांडिंग है, पब्लिक को अपने राइट्स बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो आई थिंक कि ये सब चीज़ें अगर पब्लिक जागरूक भी होती है तो एक तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प भी करता है, क्योंकि एक प्रेशर रहता है और प्रेशर वो एक कंसिस्टेंट प्रेशर रहता है, उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सर, मेरठ महोत्सव को लेकर आपने कितने स्तर पर प्लानिंग की? आपको लगता था इतनी खूबसूरती से
इतनी एफिशिएंसी से आप इस मेरठ महोत्सव को निपटा पाएंगे? आपकी और हमारी सोच से तो बहुत आगे का कार्यक्रम था। नहीं देखिए, मैं जब ज्वाइन भी किया था तो कई ज़िलों में मैं पहले रहा हूँ और हर जगह, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और स्टेट की तरफ से भी हमेशा बोला गया है कि हर जगह वहाँ की कल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट करने के लिए, लोकल लोगों को बढ़ावा देने के लिए, लोकल गुड्स हो, उद्योग हो, व्यापार हो, उनको बढ़ावा देने के लिए स्थानीय कार्यक्रम करने हैं। वो चाहे महोत्सव की तरह करें या जैसे भी आप लोग करें, पर उनको बढ़ावा या प्रोत्साहित करने के लिए करने हैं। तो हमने पिछले वर्ष भी सोचा था, पर किसी न किसी व्यवस्थाओं की वजह से हम लोग उसको नहीं करवा पाए और मेरठ में वैसा होता नहीं था। तो हमने इसकी फिर प्लानिंग की इस बार, वो किसी न किसी कारणवश थोड़ा लेट हो गया, हमारे पार्लियामेंट भी थी, फिर विधानसभा का सत्र चालू हो गया, बट उसको हमने दिसंबर में करवाया और जो रिस्पांस हमें देखने को मिला वो हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ की जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत एक्सपेक्टेशन से ऊपर जाके वो इवेंट हुआ और एक तरीके से विदाउट एनी इंसिडेंट फ्री हुआ। और सबसे बड़ा मेन था कि जो भामाशाह पार्क में पहले एक फायर ट्रेजेडी हुई थी, विक्टोरिया पार्क कांड, हाँ, उसमें इतने लोगों की डेथ्स हुई थी और जब हम ये इवेंट करवा भी रहे थे तो बहुत लोगों ने मना किया, बहुत लोगों ने डिस्करेज किया, बट फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको एज अ चैलेंज भी लिया और कहीं ना कहीं हमें भी रियलाइज़ हुआ कि अगर हम नहीं करवाएंगे तो लोग कभी उन बुरी यादों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमेशा इधर से लोग गुजरते हैं अपने व्हीकल से या कुछ है तो उन्हें वही चीज़ याद आती है। मुझे लगता है कि अब इस इवेंट के बाद जब भी वो उसके अगल बगल के रोड से गुजरेंगे तो उन्हें उसके अलावा मेरठ महोत्सव जो रहेगा नज़र आएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा डला है और एक तरीके से मेरठ की ब्रांडिंग हुई है। बहुत बड़े आर्टिस्ट आए, बहुत बड़े स्पीकर्स आए, जगह जगह से, देश से विदेश से हमने लोगों को बुलाया। तो मुझे लगता है कि एक मेरठ का नाम भी एक नेशनल पटल पे काफ़ी ऊपर गया है और मुझे उम्मीद है कि जो आगे आने वाले उत्तराधिकारी हैं और जो भी हैं और यहाँ की पब्लिक है वो मिलके इसको एक तरीके से एनुअल फिनोमिना रखेंगे। सर, उस सीन के बीच में आपने कराया जब सुनील पाल और मुश्ताक खान का यहाँ पर अपहरण हुआ था, वो इमेज आपने एकदम धाराशाही कर दी इस मेरठ महोत्सव से। हाँ देखिए, उस टाइम हमें भी क्वेरीज आई क्योंकि ये न्यूज़ में जस्ट उससे 5-6 दिन पहले न्यूज़ में काफ़ी चला, मुंबई में भी न्यूज़ बनी। तो हमने सबको आश्वस्त भी किया कि ये सब न्यूज़ हैं, ऐसा नहीं है जो आ रहा है न्यूज़ में मेरठ से उसका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है। आप आइए, आपको जो कंफर्ट मिलेगा, आपको जो एक लोगों का प्यार मिलेगा, मुझे नहीं लगता आपको बहुत जगह इतना मिलेगा। और लोग आए, उन्होंने देखा और मुझे लगता है हर आर्टिस्ट ने बहुत अप्रिशिएट किया मेरठ आके और बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और बहुत खुशी खुशी भी गए। सर, अब 2-3 पर्सनल क्वेश्चन है। जब आप आईएएस की तैयारी करने गए थे तो आपके माइंड में क्या था, कैसे आपने तैयारी करी थी? क्योंकि आपके अंडर में यहाँ पर अभ्युदय योजना ने बहुत गति पकड़ी है। 12th के पास आउट अलग अलग स्कूल्स में जाकर तैयारी कर रहे हैं। शाम को मैं खुद फिजिकली गया हूँ। तो आपने जब आईएएस की तैयारी की थी उस कॉन्सेप्ट को लेकर कैसे अभ्युदय योजना को यहाँ पर गतिशीलता प्रदान की? नहीं देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एक तो सबसे अच्छा मैं कहूँगा वेस्ट यूपी में या पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा मेरठ मंडल से ही लोग सेलेक्ट हुए अलग अलग सर्विसेज में। बहुत लोगों ने यूपीएससी के इंटरव्यूज़ तक दिए। तो और फिर हम लोगों ने अलग जगह, पहले यूनिवर्सिटी में चलती थी, फिर एनएस कॉलेज में शिफ्ट किया और भी जगह उसको बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि मतलब किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में आना और स्पेशली गरीब तबके का बच्चा या कोई बहुत मुश्किलों से जो पढ़ा है उसके लिए एक तरीके से गेम चेंजर होता है। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो वो काफ़ी चेंज होती है, उसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ उस लेवल पे पहुंचने की कि जहां पे वो जो चीज़ से डिप्राइव्ड रह चुका वो दूसरे लोगों को प्रोवाइड कर सके। मेरे केस में थोड़ा वैसा नहीं था। मैं अपनी एजुकेशन करके अपना प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहा था, पर वही मैं अपने परिवार से पहला बच्चा था जो आईआईटी में गया, अपने गांव से पहला था कि जो इन सब जगह पे गया। तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी उस हिसाब से बढ़ जाती है और हमारे पेरेंट्स या हमारे गांव में या समाज में लोगों को मनी से इतना मतलब नहीं होता रेदर देन इज्जत से। आज भी भारत में रिस्पेक्ट लोग ज़्यादा चाहते हैं रेदर देन मनी। तो सब लोगों का यही था कि इस एग्ज़ाम को दो, आप एक गांव से पढ़ के निकले हो, आप नहीं दोगे तो कौन देगा, और तुम दोगे कुछ बनोगे तो बाकी लोग उस चीज़ को देख के मोटिवेट होंगे। तो इसलिए फिर मैंने जॉब छोड़ी, मैं आया और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं आ गया इस सर्विस में। बट मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो सोच समझ के दीजिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बाद ऐसा नहीं है कि राह बहुत इजी है। लोग बहुत पावर, चार मूवीज़ देख के बहुत ज़्यादा आने की कोशिश करते हैं और रियलिटी बहुत डिफरेंट है। मुझे लगता है कि आपको सही में
पब्लिक सर्विस करनी है, सही में आपको लोगों की मदद करने का जज्बा है, तो आप एग्ज़ाम दीजिए। अदरवाइज़ फिर आप जो और दूसरी चीज़ें करना चाहते हैं वो करिए, पर अननेसेसरी में आप कुछ और सोच के आएँ, फिर यहाँ पे वो चीज़ें आप ना कर पाएँ, तो आपको खुद अपनी फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप होगी। बाकी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इससे अच्छी सर्विस इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। जिस टाइप की अपॉर्चुनिटी देती है, जिस टाइप का एक्सपोजर देती है, उतनी यंग एज में जब एक 28 साल का 25 साल का लड़का कहीं जिलाधिकारी होता है, जहाँ पे मतलब वो एक 40 लाख की पॉपुलेशन, 50 लाख की पॉपुलेशन, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी यंग एज में किसी भी सर्विस में, किसी भी बिजनेस में वो एक्सपोजर मिलेगा पब्लिक डीलिंग का। तो मुझे लगता है कि बहुत एक किसी का व्यक्तित्व शेप करने के लिए बहुत अच्छी सर्विस है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभ्युदय योजना यहाँ पे चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें सेलेक्ट होंगे। सर कौन से अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए थे आप? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था। मैं अपने आप को लकी मानता हूँ इन सब चीज़ों में। मैं आया, मैं जॉब छोड़ के आया, मैंने यहाँ पे तैयारी की, तो मैंने एग्ज़ाम दिया और उस साल ही मेरा हो गया था। सिलेक्शन ऑफ बुक्स इम्पोर्टेंट है सर? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियर्स हमेशा शॉर्टकट रखते हैं। इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके वो सीधे ये सोचते हैं कि कैसे क्या चीज़ अचीव करनी है, टारगेट ओरिएंटेड रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ही चीज़ सीखनी है जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, कि आपको क्या नहीं पढ़ना। जी। आपको क्या नहीं पढ़ना आपको पता चल गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको अगर ये नहीं पता कि आपको क्या नहीं पढ़ना तो फिर प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि रेदर देन, क्योंकि कोर्स अनलिमिटेड है, किताबें अनलिमिटेड हैं, अथाह ज्ञान का सागर है, मुझे लगता है कि आपको ये रियलाइज़ करना है कि क्या नहीं पढ़ना। मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में क्या पढ़ के मैं क्या मैक्सिमम आउटपुट दूं, तो मुझे लगता है कि ईजी रहेगा सिलेक्शन। सर जब 10वीं फेल देख रहे थे उसमें इंटरव्यू वाला सीन था, आपके इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस था? मैं इन बच्चों के लिए जरूर ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमने मनोज सर से बात की थी मेरठ महोत्सव के लिए कि सर आप आएँ एक दिन लोगों को, बच्चों को, पर वो शायद अपनी व्यस्तताओं की वजह से नहीं आ पाए, पर हमने कोशिश किया था। और दिव्या कीर्ति सर से भी बात की थी सर? नहीं, हमने अभी मनोज सर से ही किया था। बट ये है कि देखिए, हमने देखा है हम लोग की कंफर्टेबल लाइफ रही क्योंकि हमारे पेरेंट्स थे, उन्होंने हमें पढ़ा दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत अच्छी वो थी, बट ठीक है, इतना था कि हम स्कूल जा सकते थे, बुक्स हमें मिल जाती थी। क्राइसिस वाला दौर नहीं था। क्राइसिस नहीं था, जो हमारे और भी साथी हैं जिन्होंने देखा है। तो मुझे लगता है कि बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत लाइफ में कठिनाई झेल के और गाँव से पढ़ के, जिन मतलब नंगे पाँव घूम के, मतलब जिन्होंने पैंट ही मुझे लगता है कि जब कॉलेज में गए होंगे तब पहली बार पहनी है। तो इस टाइप के बहुत लोग हैं जो इस सर्विस में आए और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं इसीलिए मेरे को ये सर्विस बहुत अच्छी लगती है कि हर किसी भी कोने में भारतवर्ष के किसी भी गांव से कोई भी बच्चा अगर मेहनती है और दृढ़ निश्चयी है तो वो इस जगह पे पहुंच सकता है। इस सर्विस की खासियत है और खूबी है। सर इंटरव्यू में क्या हुआ सर? वो क्योंकि वो इंटरव्यू एक अलग, पूरी फिल्म अलग, इंटरव्यू का दौर अलग। नहीं, देखिए बहुत फ़र्क पड़ता है चीज़ों का। मुझे खुद याद है कि मैं गया तो मेरा पहली बार था, मुझे लगा कि चलो कोई नहीं होगा तो बहुत आराम से अगली बार पढ़ लेंगे, हो जाएगा। इंटरव्यू के बाहर बैठा तो बड़ा कॉन्फिडेंट था, पर हमेशा ये होता है कि जब मेन उसमें जाना होता है तो आपने मूवी में भी देखा है कि वो बाहर बैठा देते हैं गेट के पास, अगले के बाद वो टाइम होता है जब सब पैनिक कर जाता है, आपके पाँव में पसीने आने लगते हैं, हाथों में पसीने आने लगते हैं। मैं अंदर गया भी तो मैंने जब मुझसे पूछा गया तो गला ही सूख गया था तब तक। तो सबसे पहले उन्होंने ही मुझे पानी पिलाया कि आप पानी पीजिए, कंफर्टेबल हो। तो जब वो मूवी में भी दिखाते हैं तो हम लोग उससे रिलेट कर पाते हैं। पर उसके बाद फिर 1 मिनट के बाद आपका इंटरव्यू कब 30 मिनट तक चलता है आपको पता नहीं चलता है, चुटकियों में वो ख़त्म हो जाता है। और मुझे लगता है कि वो इंटरव्यू में मतलब मुझे लगता है कि नॉलेज आपकी एग्जाम में चेक कर चुके होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो नॉलेज कोई चेक नहीं करते, आपका व्यक्तित्व चेक करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं, वो देखते हैं कि आप सूट करते हो इस सिस्टम के लिए या नहीं सूट करते। तो मुझे लगता है कि मेरा एवरेज इंटरव्यू था, मेरे को ठीक ठाक मार्क्स आए इंटरव्यू में, और उससे जो मैंने लिखा था, जिस मैं फील्ड का था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए, तो मैं सेटिस्फाइड था अपने इंटरव्यू से। ऐसे किस पे आया था सर, याद है कुछ? ऐसे का टॉपिक तो मुझे अभी तक याद नहीं है वैसे, बट मतलब कोई मतलब हमारे लिए, मेरे को मतलब मेरा सभी जगह पे इट वाज अ वेरी मतलब एवरेज टाइप की चीज़ें थी। मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं था कि बहुत ओवर शूटेड कोई मार्क्स थे, हर में ओके 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 होते हुए हम लास्ट तक ओके हो गए। इसलिए आप मेरठ के डीएम हो गए। सर एक बात, अब 12th गोइंग बच्चे हैं, बोर्ड में बैठने वाले हैं, 10th वाले बोर्ड में बैठने वाले हैं, उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि 12th के बाद फिर वही मारा मारी, IIT, नीट,
इसमें आप क्या इस यंग पीढ़ी को कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ सभी बच्चों को कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो चीज़ करिए। और ये दिस इज़ द मेन टाइम, 11-12 क्लास ऐसा होता है कि जिस टाइम पे आपको अपना करियर चूज़ करना होता है, आपको IIT देना है, जो भी देना है आप दीजिए, निराश मत होइए और अपने ईयर्स वेस्ट मत करिए। मतलब आपका जहाँ हो गया वहाँ चले जाइए, नहीं तो नेक्स्ट बैच जहाँ है वहाँ चले जाइए, क्योंकि आगे भी कोई भी कॉलेजेस में आप जाएँ, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो बच्चा सिंसियर है, जो बच्चा डेडिकेटेड है अपने करियर को लेके, वो हमेशा लाइफ में अच्छा कर ही लेगा, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। और मैं ये सबको कहना चाहूँगा कि एम्स हो, IITs हो, दीज आर नॉट द लास्ट थिंग। मतलब इसमें नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है, आप में डेडिकेशन नहीं है। एक हार्डवर्क होता है, हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। आप ज़िंदगी भर सिंसियर रहेंगे, हार्डवर्क करेंगे तो आप हमेशा बहुत लाइफ में अच्छा करेंगे। हम बहुत लोगों को जानते हैं जो IIT से नहीं है, हम बहुत लोगों को जानते हैं जिन्होंने कोई नीट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बट वो हमसे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वो जिसको जैसी इच्छा है वो करे, पर उसको डेडिकेशन से करे। सर आपकी हॉबीज क्या है सर? हॉबीज अब तो मतलब इतना समय पूछ मिलता सकते नहीं हैं सर। नहीं, मैंने जब मैं UPSC का इंटरव्यू देने गया तो मैंने हॉबीज अपनी भरी थी। सबसे पहली मैंने हॉबीज ही लिखी थी, वॉचिंग मूवीज। अच्छा मैं मूवीज बहुत देखता था, तो मैंने दिल खोल के वही लिखा था। मुझसे मूवीज पे बहुत क्वेश्चन भी पूछे गए। फिर क्रिकेट मैं बहुत खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, तो ये मेरी हॉबीज थी। स्पोर्ट्स में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था। कौन सी मूवी फेवरेट है सर आपकी? मैं जरूर पूछूंगा क्योंकि मैं भी मूवी बग हूँ सर। नहीं, बहुत सारी मूवीज फिर हैं। भी एक मतलब मूवी ऐसी जब डिप्रेशन होता हो, प्रेशर होता हो, उसे देख लो। नहीं, अब जैसे आप बहुत लोग बोलते हैं तो किसी ने शॉशैंक रिडेम्पशन देखी है, तो वो बहुत अच्छी मूवी है। तो मूवीज मतलब जिसकी हॉबी मूवी है उसके लिए एक मूवी चूज करना भी बहुत डिफिकल्ट है। सर मेरठ के लिए क्या अपने शब्द कहेंगे जिससे वो आपको हमेशा याद रखे? नहीं, देखिए, मैं यहाँ के लोगों से सबसे एक अपील करना चाहूँगा कि मेरठ वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सिटीज़ था बहुत दशक पहले। मैं जब पढ़ भी रहा था कई रिपोर्ट्स में, तो इट इज़ नॉट अबाउट यूपी, पूरे भारत में टॉप 10 सिटीज़ में एक था किसी टाइम पे मेरठ, 40 से 50 साल पहले। और वो 20 साल 30 साल वैसा ही रह गया, चाहे वो कम्युनल राइट्स की वजह से, दंगों की हिस्ट्री की वजह से, धीरे धीरे क्राइम पनपने की वजह से। मुझे लगता है कि आज वो इन्वायरमेंट है कि हम अपनी उस चीज़ को, कल्चर को वापस रिवाइव कर सकते हैं, वापस से बेटर हो सकते हैं और हो रहे हैं। मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि इन सब चीज़ों से, जो हम लोकल स्तर पे छोटे मोटे मतभेद हैं, इनसे ऊपर उठें, कास्ट से, रिलीजन से, सब चीज़ों से, और मेरठ को एक ऐसा हब बनाएं कि मुझे लगता है कि बहुत पोटेंशियल है और आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहे। तो मेरी सबसे, और आज के टाइम पे वो इन्वायरमेंट भी है, तो मैं सभी लोगों से बस ये अपील करूँगा कि बहुत अच्छे से रहें और मेरठ की जो नेगेटिविटी है उसको बाहर लोग पॉजिटिव तरीके से बात करें, उस पर वर्क करें। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और शुभकामनाएं आपके नए प्रोजेक्ट, नई पोस्टिंग के लिए। हम चाहते हैं आप एक बार फिर यहाँ कमिश्नर बनकर आएं और मेरठ को वही वाइब्रेंट लुक दें, वही मेरठ की जनता के साथ 1-to-1 का कनेक्शन रखें। सर थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट सर।